एक तरफ सीधा साधा अमर शहर में ठगों से अपनी मेहनत की कमाई बचा रहा था और दूसरी तरफ उसके अपने ही घर में उसके साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा था। उस अमर का संदेश आया है, वो 2 महीने बाद लौटने वाला है। अगर वो आ गया तो हम कैसे मिल पाएंगे? अरे प्रिया, चिंता मत करो, उस बेवकूफ को तो हम फिर से कहीं और भेज देंगे। क्या अमर अपनी पत्नी और दोस्त की इस गद्दारी को पकड़ पाएगा या फिर शहर के ठग उसे कंगाल कर देंगे? देखिए, एक सीधे सादे किसान की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। मंगलपुर नाम के गांव में एक विलास नाम का लड़का रहता था। विलास के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। अपने पिताजी से मिली हुई थोड़ी सी जमीन पर विलास खेती करता और अपना गुजारा कर लेता था। विलास का ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई उसके आगे पीछे था। वह अकेला ही रहता था। एक दिन ऐसे ही विलास खेत से आता है और अपने लिए खाना पकाने लगता है। बाहर बैठी पड़ोस की चाची विलास को रोज देखती। एक दिन चाची अपने बहन से कहती है, कितना अच्छा लड़का है, सबसे कितने प्यार से रहता है, कितने प्यार से बात करता है। आज तक कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, लेकिन बेचारा अनाथ है। मैं इसे रोज देखती हूँ। रोज बेचारा खेत में जाता है, बहुत मेहनत मजदूरी करता है और घर वापस आकर बेचारा थका हारा अपने लिए खाना बनाता है। मुझे इस लड़के का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैं सोच रही थी कि हमारी रानी के लिए यह लड़का ठीक रहेगा। क्यों ना आप इससे बात करके शादी के लिए मना ले? कमला, तूने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी तुझे यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का तो ढूंढने से नहीं मिलेगा और विलास हमारी रानी को बहुत खुश रखेगा। रानी के लिए तो अच्छा ही है। इस लड़के के माँ बाप भी नहीं है, ना ही कोई रिश्तेदार है, तो रानी को ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दीदी, आप तो मेरी हालत जानती हो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अपनी बेटी की शादी के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। उसकी तुम चिंता मत करो कमला, मैं विलास से बात करती हूँ। मुझे लगता है शादी का सारा खर्च वही उठा लेगा। फिर तो ठीक है दीदी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आप उससे बात कर लीजिए। फिर वह चाची विलास के घर जाकर उससे बात करती है। अरे चाची, आप आइए ना, कुछ चाहिए था। नहीं बेटा, ऐसे ही तुझसे थोड़ी सी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना चाची, क्या बात है? बेटा, मैं रोज तुझे देखती हूँ तो खेत में जाता है, दिन भर काम करता है, थक हार कर घर आता है और फिर खुद ही सारा काम करता है, खाना बनाता है। बेटा, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अगर शादी कर लेगा तो तेरे आधे काम कम हो जाएंगे। फिर तुझे घर के कामों में ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप क्या कह रही हैं चाची? मेरी शादी मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं, पर मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं ठहरा अनाथ, मेरा ना कोई आगे है ना पीछे, तो कौन करवाएगा मेरी शादी? और कौन करेगा मुझसे शादी? अरे बेटा, ऐसा क्यों रहते हो? मैं हूं ना, मैं करवाऊंगी तुम्हारी शादी। मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की ही लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। यह बात सुनकर विलास खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, वो चाची, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा है ही कौन? आपने मेरे बारे में इतना सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। चाची, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन मेरी ही तरह बहुत गरीब है। जिस लड़की के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम रानी है और उसके पिता भी नहीं है। मैं कह रही थी, क्या शादी में जो भी खर्च आएगा, क्या तुम उसे संभाल सकोगे? क्योंकि मेरी बहन तो कुछ करने से रही, उसके पास कुछ भी नहीं है। जी चाची, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे मंजूर है। मेरे पास इतने दिनों से जमा किए हुए थोड़े बहुत पैसे हैं, मुझे लगता है उसमें सब कुछ हो जाएगा। मैं संभाल लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती है। फिर रानी और विलास की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद रानी विलास के घर आ जाती है। रानी दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। इतने अच्छी पत्नी का को पा विलास बहुत खुश होता है।
एक दिन विलास का दोस्त संजय आता है। अरे विलास, सुना है तुमने शादी कर ली। माफ करना दोस्त, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाया। वह क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया था, आज ही लौटा हूँ। और कहाँ है हमारी भाभी? भाभी को तो बुला दो, मैंने अभी तक भाभी को देखा ही नहीं है। फिर विलास रानी को बाहर बुलाता था। रानी को देख संजय उसे देखता ही रह जाता है। उसे रानी बहुत पसंद आती है। संजय रानी को मुंह दिखाई में सोने के झुमके देता है। सोने के झुमके देख रानी बहुत खुश हो जाती है। अरे संजय, इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे, इतनी अच्छी भाभी है, बाजार की सस्ती चीज मैं उनके लिए कैसे लेकर आता। एक ही तो भाभी है हमारी। और हाँ, भाभी को भी वह झुमके बहुत पसंद आए होंगे। क्यों भाभी, मैं सही कह रहा हूँ? जी भैया, ये झुमके तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विलास खेत पर गया होता है। तभी मौका देखकर संजय वहां आता है और रानी से कहता है, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए चांदी की पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह, यह तो सच में बहुत अच्छी है देवर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताओ, तुम मेरे लिए इतनी महंगी महंगी चीज़ क्यों लाते हो? वह क्या है ना, मैं शहर जाता हूँ। शहर में मेरा आना जाना लगा रहता है। मुझे वहाँ कोई भी चीज़ दिखती है तो आपकी याद आ जाती है, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। सस्ती चीज़ें का शौक मुझे शुरू से ही नहीं है। विलास तुम्हें दे ही क्या सकता है, वह ठहरा बेचारा गरीब अनाथ, वह तुम्हें हमेशा ऐसे ही चीज़ दे सकता है। महंगी चीज़ लाना उसकी बस की बात नहीं। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी है। तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घर में किसी अच्छे लड़के के साथ होनी चाहिए थी, जो तुम्हें सब कुछ दे सके, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? संजय रानी को अपनी बातों की जाल में फंसा लेता है और रानी भी उसके बातों में आ जाती है। फिर संजय रोज मौका देखकर विलास के घर आता है और रानी के लिए नई नई चीजें लाता है। रानी और संजय विलास को धोखा देकर चोरी चुपके मिलने लगते हैं। एक दिन संजय रानी से कहता है, हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? तुम एक काम करो, तुम विलास को कुछ बहाना करके यहाँ से कहीं और भेज दो, फिर हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानी एक दिन विलास से कहती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटे से टुकड़े में आखिर हमें कितनी सी फसल होती है, उसमें हमारा गुजारा कैसा होगा? अभी तो हम दोनों ही हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उनका गुजारा कैसे करेंगे? कुछ सोचा है? मैंने शादी से पहले ना जाने क्या क्या सोच रखा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ। आप मुझे एक नई साड़ी तक नहीं दिला सकते। क्या आपको नहीं लगता आपको खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कहती हो रानी, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? आप कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाइए और शहर में जाकर कोई व्यापार कीजिए। जब अच्छी खासी रकम आ जाएगी तब वापस चले आना, फिर हम उससे कोई और नया व्यापार करेंगे। यहाँ गांव रहकर कुछ नहीं होने वाला। रानी, वैसे तो मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। विलास अपने दोस्त संजय से मिलकर उसे कहता है, संजय, मैं व्यापार करने के लिए शहर जा रहा हूं, मेरी रानी का ख्याल रखना। संजय, तू तो जानता है तेरे अलावा मेरा और कोई दोस्त नहीं। रानी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूं, बस उसे कोई तकलीफ ना होने पाए, उसका ख्याल रखना। तुम्हें जब जब समय मिले इसकी खबर लेते रहना। अरे हाँ दोस्त, यह भी कोई कहने की बात है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुम उनकी कोई फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लौट आना। फिर विलास गांव छोड़कर शहर में व्यापार करने चला जाता है। शहर पहुंचते हैं, विलास देखा है कि उसके पैरों की चप्पल फट चुकी है।
थोड़ी देर यहां वहां ढूंढने के बाद उसे एक मोची दिखाई देता है। वह उस मोची के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई, मेरी चप्पल फट गई है, क्या तुम इसे सी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो काम ही यही है। दे दो, मैं ठीक करके देता हूँ, तुम कुछ दे देना। फिर मोची उसकी चप्पल ठीक करके देता है। उसके बाद विलास उसे 3 रुपए देता है। तो मोची कहता है, अरे यह क्या है, 2 रुपए। विलास को लगता है शायद उसने कम पैसे दे दिए, इसलिए वह 5 रुपए देता है। अरे यह क्या 5 रुपए, मैंने तुमसे क्या कहा था कि कुछ दे देना, तो मैं कुछ चाहता हूँ। अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कुछ दे देना, अब तो मैं दुगना करके दे दिया, फिर भी तुम्हें कम ही लग रहे हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? वह मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कुछ चाहिए। मैंने तुम्हें चप्पल सीने के बदले कुछ मांगा था और तुमने हाँ कहा था, अब तुम मुझे कुछ दो। ये सारी बातें सुन विलास का सर चकरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है। उसे देख विलास उसे रोक कर कहता है, सुनिए काका, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। मैं इस मोची से अपनी फटी हुई चप्पल सिलवाई थी। बदले में मैंने इसे जब पैसे पूछे तो इसने मुझे कहा कि कुछ दे देना। मुझे भी लगा अपने मन से कुछ रुपए दे दूंगा। अब मैं जब इस पैसे दे रहा हूँ तो इसे कम ही लग रहे हैं। यह मुझे पैसों के बदले कुछ मांग रहा है। वह बूढ़े काका सारी बातें समझ जाते हैं और विलास से कहते हैं, तुम यहाँ नए आए हो? जी काका, मैं अभी अभी गांव से आया हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसे देखता हूँ। सुनो भाई, तुम एक काम करो, तुम्हें कुछ चाहिए ना, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वह बूढ़े काका मोची और विलास को अपने घर पर लेकर जाते हैं। उन्हें बाहर ही खड़ा कर घर के अंदर जाकर एक मटके के अंदर थोड़ी दही, कंकड़, मिट्टी, ये सारी चीज डाल देते हैं और वह मटका लाकर उस मोची को दिखाते हैं। सुनो भाई, एक बात बताओ, इस मटके के अंदर क्या है? मोची को ये सारी चीज समझ नहीं आती। मोची कहता है, इसमें कुछ तो है। अच्छा लो भाई, तो तुम्हें तुम्हारा कुछ मिल गया ना, अब इसे लेकर जाओ और निकलो यहाँ से। मोची का सिर घूम जाता है। उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ जाती है। वो सिर झुकाते हुए वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह बूढ़े काका विलास से कहते हैं, देखो बेटा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये कोई मामूली शहर नहीं है, ये ठगों का शहर है, जहाँ तुम जैसे लोगों का टिकना नामुमकिन है। और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत भोले हो और यहाँ के लोग बहुत शातिर हैं। ये तुम्हें यहाँ टिकने नहीं देंगे। जी काका, मैं अभी अभी गांव से आया हूँ और यहाँ पहली बार आया हूँ। काका, मैं मजबूरी में यहाँ आया हूँ। दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। गांव-गांव में ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें मुझे कुछ भी फसल नहीं हो पाती, ना कि बराबर होती है। इसलिए मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई व्यापारी कर लूँ। थोड़े बहुत पैसे आ गए तो मैं यहाँ से गांव चला जाऊँगा, फिर वहाँ जाकर कोई व्यापार शुरू करूँगा। तब तक बाबा मुझे यहीं रहना होगा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस सल मोची से मुझे बचा लिया, नहीं तो पता नहीं वह कुछ के बदले मुझे क्या क्या मांग लेता। मैं तो फंस ही गया था। बाबा, क्या आप मुझ पर एक एहसान और करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। अगर हो सके तो मेरे कहीं रहने का इंतज़ाम कर दीजिए। मैं उसके लिए पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। मैंने कहा न बेटा, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। खैर, तुम्हें जैसा सही लगे, तुम्हें यहाँ व्यापार करना है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। तुम घर मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं अपनी बेटी के साथ यहाँ रहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी इस वक्त यहाँ नहीं, वो अपने नाना जी के घर गई है। इस वजह से मैं अकेला ही यहाँ रहता हूँ। तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका। फिर विलास वहीं रहकर व्यापार करने लगता है। कम दामों में फल लेकर आता है और ऊंचे दामों में फल बेचने लगता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस बीच वह रानी को खत भी भेजता है। इधर रानी और संजय उसके भेजे खत का बहुत मजाक उड़ाते हैं। बड़ा आया व्यापार करने वाला, अक्ल नाम की चीज तो उसे है नहीं, वह क्या व्यापार करेगा? और वैसे भी वहां जाकर चिल्लर ही कमा रहा होगा। वह मेरे जितना धन कभी नहीं कमा सकता। कुछ भी करें, मैं तो कहता हूँ वह वहीं रह जाए। वापस आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर वापस आ गया तो हम ऐसे खुलेआम मिल नहीं पाएंगे। इससे अच्छा वह वहीं रह जाए।
रह जाए और लौटकर कभी आए ही ना। दोनों मिलकर विलास का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विलास जब फल बेच रहा होता है, तभी वहां से एक घोड़े पर सवार आदमी आकर बोलता है, घोड़ा ले लो, घोड़ा 200 में घोड़ा, सस्ते में घोड़ा ले लो। यह देख विलास सोच में पड़ जाता है। अरे वाह, सिर्फ 200 रुपये में घोड़ा। यह आदमी इतना बड़ा घोड़ा 200 रुपये में बेच रहा है। यह तो बहुत ही अच्छा सौदा है। मैं काम करता हूँ, इससे पहले और कोई यह घोड़ा ले ले, मैं इस घोड़े को खरीद लेता हूँ। वैसे भी मुझे व्यापार करने के लिए इस घोड़े की ज़रूरत पड़ेगी। इस घोड़े की मदद से मैं दूर दूर तक जाकर व्यापार कर सकता हूँ। ऐसा सोचते हुए विलास उसे घोड़े वाले के पास जाकर कहता है, अरे भाई, ये घोड़ा मुझे चाहिए। यह लो तुम्हारे 200 रुपये और मुझे घोड़ा दे दो। वह घोड़े वाला उसे खिलौने वाला घोड़ा थमा देता है। ये लो तुम्हारा घोड़ा, अब मैं चलता हूँ। अरे ये कैसा मजाक है? तू मुझे ये कौन सा घोड़ा थमा रहा है? ये तो बच्चों का खिलौना है। हाँ, तो मैं इसी घोड़े की बात कर रहा था। अरे ऐसे कैसे? मैं इस घोड़े की नहीं, तुम जिस घोड़े पर बैठे थे उस घोड़े की बात कर रहा था। मैंने उसके लिए तुम्हें 200 रुपये दिए थे। अब निकालो मेरे पैसे। ये खिलौने वाला घोड़ा लेकर मैं क्या करूँगा? ये तू क्या कह रहा है? यहाँ ऐसे नहीं होता। एक बार सौदा हो गया तो हो गया। यहाँ नया आया है क्या? तुझे कुछ पता भी है या नहीं? यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर मुकर नहीं सकते। मैंने तुम्हें घोड़ा बोला था और मैंने घोड़ा तुम्हें दे दिया है। मैंने यह नहीं बोला था कि मैं यह घोड़ा दूंगा। मैं यही खिलौने वाला घोड़ा बेच रहा था। अब निकलो यहाँ से, तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे। अरे ऐसे कैसे? मैं तो पैसे वापस लेकर रहूँगा। मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। मैं तुम्हें ऐसे लूटने नहीं दूंगा। ए चल निकल यहाँ से। अगर ज्यादा मुंह चलाया तो अपने आदमी से कहकर यही तुम्हें पीट दूंगा। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चल निकल यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़। विलास बहुत परेशान हो जाता है और बूढ़े काका के पास जाकर यह सारी बातें बताता है। बूढ़े काका उसे बोलते हैं, विलास, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ तुम्हें रहना है तो थोड़ा सावधान रहकर रहना। अब देखो ये क्या नई मुसीबत ले आए। अब छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है कहने से। अब उसे मैं अपने तरीके से सही करूंगा। फिर वह बूढ़े काका एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वहां से वही घुड़सवार जा ही रहा होता है। तभी उसे देख बूढ़े काका चिल्लाते हैं, सोने का कंबल ले लो, सोने का। आओ आओ, विदेशी कंबल ले लो। एक ही फीस बचा है, जल्दी ले लो। सोने का कंबल, आओ आओ, जल्दी ले जाओ भाई, बहुत सस्ते दामों में। अरे वाह, सोने की चादर, वो भी विदेशी। पता नहीं हमारे यहाँ यह कौन बेवकूफ सोने की चादर बेच रहा है, वह भी इतने सस्ते में। सोने की चीज कोई भला ऐसे रास्ते में बेचता है? मुझे लगता है कोई पागल ही होगा। एक काम करता हूँ, इससे पहले कोई इसे खरीदे मैं ही इसे खरीद लेता हूँ। सोने की चादर अगर मेरे पास आ गई तो मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। यह सोच वह आदमी बूढ़े काका के पास जाता है। अरे ओ चाचा, वो सोने की चादर मुझे दे दो, मुझे चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, लाओ 500 रुपए। वह घुड़सवार बूढ़े काका 1000 रुपए लेकर दे देता है। फिर काका उसे एक चद्दर देते हैं। उसे देख वह घुड़सवार गुस्से से काका से बोलता है, अरे ये क्या? इसमें सोना कहाँ है? ये तो कोई साधारण चादर है। सोना? ये तुम क्या कह रहे? मैं तो कंबल बेच रहा हूँ सोने का। ए बूढ़े, तू मुझे बेवकूफ मत बना। तूने बोला था सोने की चद्दर। अब बता, इसमें सोना किधर है? मेरे पैसे मुझे वापस कर। मुझे ये चद्दर नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? अगर यहाँ एक बार सौदा हो गया तो फिर वो किसी भी मूल्य पर वापस को होता, और यह का हासिल है। अगर एक बार सौदा हो गया तो तुम भी अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब चल निकल यहाँ से। और हाँ, मैंने तुझसे कब कहा था मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने सोने का कंबल की कहा था। तुम इतना भी नहीं जानते। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह बात करते देखा तो लोग तुम पर हंसेंगे। यह सारी बातें सुन उस घुड़सवार का सर चकरा जाता है और वह गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहां से चला जाता है। फिर घर जाकर बूढ़े काका से विलास कहता है, वाह काका, आपकी बुद्धि का जवाब नहीं। आपने उसे बहुत अच्छा सबक सिखाया।
धन्यवाद काका, आपकी वजह से मेरे पैसे मुझे वापस मिल गए। विलास, मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि इतना भोलापन भी ठीक नहीं है। यहाँ तुम्हें होशियारी से काम लेना होगा, वरना फिर तुम ऐसे ही किसी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं समझ गया काका, आइंदा मैं फूंक फूंक कर कदम रखूंगा। मैं किसी के जाल में नहीं फंसूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक अंधा आईने में अपने आप को देखकर अजीब अजीब शक्ल बना रहा होता है। तभी विलास को उसे देखकर हंसी आ जाती है। अंधे को यह देख बहुत गुस्सा आता है। वह विलास को कहता है, ए लड़के, तुम मेरी आंख तुम्हारे पास है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी आंख मेरे पास नहीं है। मेरे पास पहले से ही 2 आंखें हैं, तो मैं तुम्हारी आंखों का क्या करूंगा? तुम मुझे देखकर हंस रहे थे। अब मेरी आंख मुझे वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला के यहाँ सबको इकट्ठा कर लूंगा, फिर लोग तुम्हें बहुत पीटेंगे। इससे अच्छा मेरी आंख वापस करो। अरे ये कैसी मुसीबत है? मैंने क्या किया है? जाने दो मुझे। फिर विलास को बूढ़े काका की याद आती है और वह अंधे से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी आंख देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। विलास उस अंधे को लेकर बूढ़े काका के घर आ जाता है और बूढ़े काका को सारी बातें बताता है। बूढ़े काका विलास को अंदर ले जाकर उसे डांटते हैं और बोलते हैं, विलास, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इतने सीधे साधे बनकर मत रहो। इतना भोलापन भी ठीक नहीं। यहाँ तुम्हें होशियारी दिखानी होगी। मुझे माफ कर दो काका, इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं था। बस उसे देखकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई थी और उस अंधे ने मुझे वहीं पकड़ लिया। अगर मैं उसे यहाँ नहीं लेकर आया था तो लोगों की भीड़ इकट्ठा कर मुझे तो पिटवा देता। अब आप ही मुझे मेरी सहायता कर दीजिए काका जी, इससे मुझे बचा लीजिए। मैं इसे आंख कहाँ से दूंगा? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर वह काका अंधे से बोलते हैं, सुनो भाई, तुम्हें तुम्हारी आंख चाहिए ना? तुम एक काम करो, तुम आज यहाँ से जाओ और कल यहीं आकर तुम्हारी आंख लेकर जाना। मैं आज के दिन इंतजार कर लेता हूँ। कल मुझे किसी भी हालत में मेरी आंख चाहिए। इतना कहकर वह अंधा वहां से चला जाता है और फिर वह बूढ़े काका विलास से कहते हैं, ठीक है, एक काम करो विलास, कसाई के पास जाकर तुम भैंस की बहुत सारी आंखें लेकर आओ। विलास ऐसा ही करता है। कसाई के पास जाकर भैंस की आंखें लेकर आता है। और फिर दूसरे दिन वह अंधा बूढ़े काका के घर आता है और अपनी आंख मांगता है। तब वह काका उसे बकरे की आंखें दिखाते हैं और बोलते हैं, देखो, इसमें बहुत सारी आंखें हैं। दरअसल मेरे पास काफी लोगों की आंखें हैं। अब इनमें से तुम्हारी आंख कौन सी है? वो आंखें देखकर अंधा चकरा जाता है। वो मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या, ये तो फंसा उल्टा पड़ गया। ये दोनों के दोनों बेवकूफ़ हैं क्या, या फिर मैं ही बेवकूफ़ हूँ? मैंने तो सोचा था आंख बदले बहुत सारी रकम वसूल कर लूँगा, लेकिन ये क्या हो गया? ये तो मुझे सचमुच आंख दे रहे हैं। पता नहीं किस किस की आंख निकाल कर लाए हैं। मुझे लगता है मैं गलत जगह फंस गया हूँ। ये दोनों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अहे, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। वह अंधा काका से कहता है, नहीं, मुझे कोई आंख नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वह अंधा वहां से भाग जाता है। उस अंधे के वहां से जाने के बाद वह बूढ़े काका विलास को भी बहुत डांटते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर विलास का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है और विलास काफी पैसे जमा कर लेता है। एक दिन बूढ़े काका से कहता है, काका जी, अब मेरे पास काफी रकम जमा हो गई है। अब मैं गांव जाकर और कोई व्यापार कर लूंगा। अच्छा बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वैसे भी बेटा, तुम बहुत सरल और सीधे साधे हो। यहाँ शहर में तुम ज्यादा टिक भी नहीं पाओगे। तुम्हारा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। तुम गांव जाकर ही कोई और व्यापार कर लेना। और हाँ बेटा, जाने के पहले मेरी 3 बातें याद रखना। सबसे पहली बात, जितना हो सके पैसे कमाने के लिए या रोटी के लिए कभी परदेश मत जाना। घर में मिलने वाली रूखी सूखी रोटी ही परदेश में मिलने वाली रोटी से ज्यादा अच्छी होती है।
दूसरी बात, हमेशा अपनी समझ पर ही भरोसा करना। कभी भी घर की औरतों की बातें मानकर परदेश की यात्रा मत करना, क्योंकि औरतें व्यापार के बारे में कुछ समझ नहीं पाती। तो तुम्हें जो सही लगे वही करना। और तीसरी बात, कभी अपनी पत्नी को दोस्त के भरोसे कभी मत छोड़ना। कभी अपने दोस्त के ऊपर भरोसा मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसे ही लोग धोखा दे देते हैं। ये सारी बातें सुन विलास का सिर घूम जाता है। वह बहुत परेशान हो जाता है और काका से कहता है, काका जी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपने जो मुझे 3 सीख दी है, मैंने वही किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने ये तीनों भी गलती की है। हे भगवान, सच में बेटा, तुम तो बहुत ही भोले भाले हो, बहुत ही सीधे हो। तुमने वही कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। खैर छोड़ो, अब तुम जाओ। वापस जाओगे तो तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो तुम देखना नहीं चाहोगे। लेकिन तुम हिम्मत रखना और हिम्मत से फैसला लेना। गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठाना। जितना हो सके शांति से फैसला लेना। फिर अमर गांव की ओर निकल पड़ता है। जब वह अपने घर के पास पहुंचता है, बाबा की सारी बातें उसे याद आती है। उसे अंदर प्रिया के साथ अपने दोस्त संजय की आवाज आती है। वह बाहर खड़ा रहकर उन लोगों की बातें सुनता है। उस संजय का कौशौहती आया था। वो 2 महीने बाद आने वाला है। मैं सोच रही थी कि अगर वह यहाँ आ जाएगा तो हम कैसे मिल पाएंगे। अरे प्रिया, तुम क्यों चिंता करती हो? अब उस बेवकूफ़ की डोर तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो उसे कहीं भी भेज सकती हो। वह जैसे ही वापस आएगा तब तुम किसी बहाने से उसे और कहीं भेज देना। ये सारी बातें सुन अमर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में बहुत आग बबूला हो जाता है और बाहर से ही आवाज देकर दोनों को बाहर बुलाता है। दोनों विलास को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे अमर, तुम यहाँ, तुम कब लौटे? तुमने तो बताया भी नहीं कि तुम आज आने वाले हो। वह क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा भाभी का हालचाल पूछ लूँ। दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ रुक गया था। संजय, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। तेरे भरोसे पर अपनी पत्नी को छोड़ कर गया था और तूने दोस्ती का यह सिला दिया। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। तुझे तो दोस्त कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अरे अमर, ये तू क्या कह रहा है? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तू मुझ पर और भाभी पर शक कर रहा है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तू यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भाभी का ख्याल रख लूँगा तो तुझे चिंता की कोई बात नहीं होगी। तुमने ही तो कहा था कि मैं प्रिया का अच्छे से ख्याल रखूं। मैं तो वही कर रहा था। एक तो खुद का काम धंधा छोड़कर यहाँ इनका ख्याल रखो और ऊपर से तुम्हारे ताने भी सुनो। यह तो कोई बात नहीं हुई। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे सामने नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब जान चुका हूँ। अच्छा हो गया तू आ गया। हम तो इन दोनों की बेशर्मी देखकर तंग आ चुके हैं। तुम यहाँ से चले क्या गए? इन दोनों ने बेशर्मी की सारी हदें तोड़ दी। बेटा, हमारे घर में भी बच्चे हैं, उन पर गलत असर हो रहा है। तुम कुछ करो बेटा। संजय, तुम अब प्रिया को अपने घर लेकर जाओ। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं प्रिया को अभी इसी वक्त तलाक कर देता हूँ। अब यह मेरे कोई काम की नहीं है। वैसे भी तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं यहाँ इसे क्यों रखूँ? तुम इसे अपने साथ अपने घर लेकर जाओ और इससे शादी कर लो। अमर ने हिम्मत से फैसला लिया। प्रिया भी सिर झुकाए वहां खड़ी रहती है और फिर संजय प्रिया को वहां से लेकर जाता है। संजय बहुत परेशान होकर घर में अकेला ही बैठा रहता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। संजय न खाता है न पीता है। उसे अपनी पत्नी और दोस्त की बेवफाई भुलाई नहीं जाती। वह बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन वह गांव छोड़कर वहां से चला जाता है और वापस ध्यानचंद काका के घर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। वह काका उससे कहते हैं, बहुत अच्छा किया बेटा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ फैसला लोगे। तुमने अच्छा किया। और बेटा, मेरी एक इच्छा थी। मेरी एक बेटी है, बहुत संस्कारी है और बहुत ही अच्छी है। मुझे तुम जैसे लड़के की ही तलाश थी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो।
जैसे एक अंधे को आंख चाहिए होती है, वैसे ही संजय को एक साथी की जरूरत थी जो उसे संभाल सके और ऐसे समय में उसका साथ दे सके। इसलिए संजय भी ज्यादा न सोचते हुए काका को हाँ कह देता है और फिर बाबा की लड़की तारा संजय की शादी हो जाती है।